मैं बहुत ही करम फरमा हमारे हरदिल अजीज़ शायर सन 1951 में उर्दू फोरम का मुशायरा हुआ था और आपकी तरतीब से यहाँ पर डॉक्टर कमाल अहमद साहब हम बहुत सारे मुहिब्बीन ने सन 1951 में एक बड़ा मुशायरा उर्दू फोरम के ज़रिए मुनक़्क़िद किया था, जिसकी कमान भाई मोइन शादाब साहब के हवाले थी। आज तकरीबन 30-32 साल के करीब हो रहे हैं, एक अरसा दराज हो गया, बड़ा मुशायरा नहीं हो पाता, लेकिन छोटी नशिस्तें भी कमा हक़्क़हू पूरा करने की कोशिश की जाती है। छोटी नशिस्तों में अच्छे अशार सुने जाते हैं। बहरहाल आलमी सतह के शायर हैं, ये हमारी छोटी मजलिस सही, छोटी मजलिस ही सही, लेकिन यहाँ पर इनके चाहने वाले हैं और अशार सुनने वाले हैं और हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग करम फरमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं बहुत ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अपने भाई मोइन शादाब साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम बलागत से नवाजें, इनायत होगी। भाई मोइन शादाब साहब आलमी सतह के शायर हैं, बहुत खूबसूरत अनाउंसर हैं, तशरीफ़ लाएँ। जनाब सदर, सदर जी क़द्र मोहतरम मौलाना सराजुद्दीन नदवी साहब, कारी शराफत साहब और दीगर तमाम शख्सियात जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहाँ तो बज़्म में जो भी एक क़यामत है। तो किसी महफिल में जब ज़्यादा शख्सियात बड़ी तादाद में जमा हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि किसका नाम लिया जाए, किसे मुखातिब किया जाए, किसे ना किया जाए। और मैं समझता हूँ कि जितनी शख्सियतें इधर मौजूद हैं उससे ज़्यादा शख्सियतें इधर मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है। और क्या ही अच्छा होता कि सब लोग पढ़ते बज़्म क़मर के भी, लेकिन चूँकि वक्त की भी क़िल्लत है और मुशायरा तो बहाना था, दरअसल ये किताब जो है इसका इजरा ये हमारे लिए बहुत अहम फरीज़ा था। और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ मोहतरम नौशाद शाद अली साहब को। और जब कुछ बातें करूँगा 2-4 मिनट, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम तो चूँकि इजरा का है तो शायरी तो पढ़ते रहते हैं हम, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब इस किताब का जिक्र होता है या जब इस तरह की महफिल आरास्ता होती हैं या बज़्म क़मर का जिक्र होता है तो हमें यूसुफ बहज़ाद साहब को भी याद करना पड़ता है, जिन्होंने बज़्म क़मर जो है कायम की थी और फिर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी जानशीनी जो है वो मोहतरम क़ारी नौशाद शाद साहब के हवाले की। और जब हम बहज़ाद साहब को याद करते हैं तो कमर मुरादाबादी साहब को भी हम ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। तो इस तरह आप ये समझिए कि जो यहाँ ये महफिल आरास्ता की गई है इसका सिलसिला बहुत ऊपर तक जाकर पहुँचता है। अगर हम तसव्वुफ़ के हवाले से बात करें या रूहानियत के हवाले से तो एक बड़ी महफिल है, बड़ी शख्सियतें इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें कई लोगों ने किताब में, आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इसमें मोहतरम प्रोफेसर ख़याल साहब ने जो इनके बारे में राय ज़ाहिर की है, हाँ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, तो बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने पूरी शायरी की तारीफ़ करते हुए और शायरी क्यों मातूब की गई और शायरी कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ वो भटक जाती है, वो तमाम बड़ी बहस की उन्होंने। मैं सरसरी किताब को देख रहा था और उसके बाद उन्होंने शाद अली साहब को पाकीज़ा ख़याल शायर जो है करार दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि नौशाद शाद अली साहब की पूरी शायरी पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये पाकीज़ा ख़याल शायर है। तो एक बड़ी शख्सियत का जुमला है। इसमें और भी कई शख्सियात ने अपनी राय का इजहार किया है। इनके जो हम ये हमारे रफ़ीक़ हैं, इनके ख़ास तौर से क़ारी राशिद साहब, इन्होंने तो मज़मून लिखा ही है, लेकिन और भी जैसे डॉक्टर शौकत अली साहब जो जिनका ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है, तो उन्होंने जिस अंदाज से इनको ख़राज तहसीन पेश किया है उससे इनकी शायरी की और इनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा कि मौलाना हाली ने लिखा है कि शायरी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसमें ज़िक्र है सादगी का, असलियत का और जोश का। तो जब हम मुहाकमा करते हैं इनके शाद अली साहब की शायरी का, क़ारी साहब का,
तो हमें लगता है कि जो हाली ने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो पैमाने बनाए थे शायरी के लिए, उस पर इनकी शायरी पूरी उतरती है। और इस तरह से जो मौलाना हाली ने कहा था, जो गज़ल की मुखालफत भी की थी, और ये ऐसी गज़लें लिखने की बात की थी जो इस्लाह मुआशरा का काम कर सकें, जहाँ एक मकसद जो है पूरा होता हो, तो उस पर ये पूरी तरह कार फरमा है। तो इस तरह इनके शायरी पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं। एक चीज़ मैं और अर्ज़ करूँगा, यहाँ बहुत सी बातें हुई उर्दू के ताल्लुक़ से। हमारे डॉक्टर असलम साहब ने भी बात की, मास्टर असलम साहब ने, भाई माही साहब ने, परवेज़ आदिल माही साहब ने। उर्दू का बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। और उर्दू, ये सच है कि आज देवनागरी में लिखी जा रही है, रोमन में लिखी जा रही है, लेकिन इसका जो रस्मुल ख़त है वो इसकी असल रूह है। तो थोड़ी सी अगर हम कोशिश कर लें कि देखिए उर्दू हम पढ़ें, हमको पढ़नी आती हो ना आती हो, लेकिन अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि उर्दू नज़र आनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज उर्दू नज़र आ रही, कम से कम यहाँ पर बैनर पर, वरना उर्दू नज़र आनी बंद हो गई है। मौलाना आज़ाद का एक मरतबा वायसराय के साथ इंटरव्यू था, उनसे गुफ्तगू करनी थी। तो वायसराय साहब तो ज़ाहिर अंग्रेज़ी बोलते थे, मौलाना साहब को उर्दू में बात करनी थी, तो उसके लिए एक तर्जुमान का इंतज़ाम किया गया था, एक तर्जुमान रखा गया था। तो वो गुफ्तगू होती रही बहुत देर तक। एक मरतबा उस तर्जुमान ने कुछ गलत तर्जुमा कर दिया बात का। तो मौलाना आज़ाद ने उस तर्जुमान को कहा कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है जो बात मुझे आपने बताई है। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो वायसराय ने कहा कि मौलाना, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं, फिर आपको ये तर्जुमान रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप उससे सीधे इंग्लिश में बात कर सकते थे। तो मौलाना ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। मौलाना ने कहा कि हुजूर, ऐसा है कि आप 1000 मील दूर आकर भी अपनी ज़बान को नहीं भूल सके हैं, और मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं अपने घर में अपनी ज़बान को भूल जाऊं। तो जाहिर है कि अपने घर में, ये तो उर्दू का इलाका है, अगर हम अपनी ज़बान को भूलेंगे तो बड़ी जाहिर है कि बड़ी नाइंसाफ़ी भी होगी। और अखबार का जिक्र भी हुआ कि अखबार ख़रीदना चाहिए, किसी हमारे दोस्त ने कहा। एक साहब वाक़या सुना रहे थे, एक साथ सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, तो कोई साउथ इंडियन उसमें सफ़र कर रहा था। जब अखबार बेचने वाला आया तो उसने पूछा, भाई तुम्हारे पास तेलुगु या कन्नड़ जो भी अखबार चाहिए था, कि वो अखबार है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो नहीं, मैं ला कर देता हूँ कहीं से आपको। तो वो होकर उस अखबार को लेकर आया, उस ज़बान के। उन साहब ने अखबार ख़रीदा और वहाँ रख दिया, उसको देखा भी नहीं उन्होंने। जब वो जो उनके साथ मुसाफिर थे, उनका सफ़र तय हुआ, तो उन्होंने कहा इन्होंने अखबार मंगाया ये तेलुगु ज़बान को, और पढ़ा तक नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने ये अखबार मंगाया था, इसको तुमने खोल कर नहीं देखा? तो उसने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर अखबार क्यों ख़रीदा? कि ये इसलिए ख़रीदा कि मेरी ज़बान की हिफाजत होगी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ है, बज़्म क़मर इस काम को कर रही है। यहाँ पर बहुत से लोग, मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब बैठे हैं, इनके जो रसाइल हैं, जो इनके इदारे हैं, डॉक्टर यासीन ज़की साहब हैं। तो ये काम हो रहा है। शेख नगीनवी साहब चले गए, परवेज़ आदिल माही साहब हैं, और डॉक्टर तशना साहब हमारे बड़े पुराने साथी। अभी से ख़ुद को बुज़ुर्ग कहने लगे तो बड़ा अजीब लगा कि अभी आप बुज़ुर्ग नहीं हुए हैं, आप बुढ़ापे का जिक्र कर रहे थे, आप तो और मज़ीद जवान हो गए। बस अब चंद शेर में पेश कर देता हूँ, बातें तो बहुत सी करनी थी मुझे शाद साहब की शायरी के हवाले से। चंद शेर जहाँ जहाँ से याद आ रहे हैं ये पढ़ता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ अपनी बात के, ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। इरशाद साहब बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, लेकिन मुरीद धामपुर वालों से गुजारिश, इनको बचा कर रखिए, सारे काम इनसे ना कराइए। इनसे आप शॉल भी दिलवाते हैं, शील्ड भी, और फिर मुशायरे की निज़ामत भी, थोड़ा बचा के रखिए इनको। अर्ज़ करता हूँ कि ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है, ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम, किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। और शेर पढ़ रहा हूँ और अर्ज़ करता हूँ कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही, बहुत शुक्रिया, वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी हो तुम। एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, मतला
सिर्फ मतले के तौर पर सुन लीजिए अकबर भाई। अर्ज करता हूं कि अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का न रहूंगा। अफलाक तो क्या मिलते जमी का न रहूंगा, मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का न रहूंगा। और शेर ये सुनाना चाहता हूं आपको, आपकी खूबसूरत समातों की नज़र। देखिए अपने लोगों में शायरी पढ़ने का जो मज़ा आता है वो बाहर नहीं आता इतना जितना अपने लोगों में अच्छा लगता है। अर्ज करता हूं मैं तेरी मोहब्बत में कहीं का ना रहूंगा। शेर ये कहा है कि गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। गम देती है, बहुत शुक्रिया। गम देती है दुनिया, गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूं तेरे पास, तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूंगा। एक मतला और दो शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। और ये शेर हर शख्स शायद इस मसले से गुजरता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी हवाले से। उन बड़े इंतहाई जज्बाती लम्हों को मैंने शायरी बनाने की कोशिश की है। पेश करता हूँ किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं हम। शेर ये है, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। बड़ा एहसास का शेर है। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं। निकलते वक्त पढ़ रहा हूं, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। दोबारा, बहुत शुक्रिया। दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। जुनून आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर रखा हो। बड़ा नाजुक सा शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। हमारी आंख की दहलीज पर, बहुत शुक्रिया, हमारी आंख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। और ये शेर और पढ़ रहा हूँ मैं बतौर ख़ास, जिसकी वजह से गज़ल मैंने कही थी। पेश करता हूँ कि शिकम सेरो, भरे हुए पेट के लोगों, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। शिकम सेरो, जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, शिकम सेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर,
किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। शिकम शेरो जरा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। एक ताज़ा गज़ल कही आखिर में, बस उसके 4 शेर, मुझे बाकी तो याद नहीं आ रहे, उसके 4 शेर पढ़ के बस आपकी जहमत तो नहीं रहमत होती है, बल्कि शायरी तो लोग जहमत बताते हैं, तो वो बस ये है कि बहुत पढ़ लिया मैंने। हाँ, अर्ज़ करता हूँ यहाँ से, अर्ज़ करता हूँ मतला, एक पूरी तसलसल के साथ एक गज़ल है, जब वो 2024 का पूरा मंजरनामा है उसके अंदर, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पेश करता हूँ कि ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। कि ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। और शेर मुलाहजा करें कि हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। कि हमारी हार पे है नाज एक ज़माने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। और एक शख्स जिसको पूरा कई अरबों रुपए लगते हैं उसकी शख्सियत को बड़ा बनाने में, मैं शेर पढ़ता हूँ कि तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब, कसीदे सुन लिए हो तो अब आई ना देखो, कसीदे सुन लिए हो तो अब आई ना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आई ना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। हमारी हार पे है नाज़िक ज़माने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत। आबरूए गज़ल शहनशाह निज़ामत